हेलो फ्रेंड्स, मैं केमिल साहू। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास जानने के शोध। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इतिहास क्या है। तो अतीत इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में घटित हुई हो, अर्थात महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये तथ्य विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास के शोध कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के शोध क्या हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक शोध और पुरातात्विक शोध। साहित्यिक शोध को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, जिसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ आता है और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम देखेंगे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों को। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में हम कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथों को देखेंगे। इसके बाद हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी, चीनी, तिब्बती और मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत को देखेंगे। पुरातात्विक शोध में अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं व कलाकृतियाँ एवं बर्तन आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साहित्यिक शोध की अपेक्षा पुरातात्विक शोध ज़्यादा विश्वसनीय है। अब हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या है? जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं उसे धार्मिक ग्रंथ कहा गया है। इस ग्रंथ से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ में हम सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएगा हमारा वेद। वेद में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम देख लेते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है वन, अर्थात जिसका अध्ययन वन में किया जा सके उसे आरण्यक कहा गया है। उपनिषद, उप का मतलब होता है निकट और निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेदांग। तो वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विधाओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे स्मृति। तो सूत्रों के बाद स्मृति की रचना की गई और इसमें प्रमुख स्मृति है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना मुनि वेद व्यास ने की थी। इससे तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है भारत की। आगे हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें 5 प्रमुख पुराण हैं, जो है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। पुराण का मतलब होता है प्राचीन। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में पिटक आ जाता है। पिटक की संख्या 3 है, इसलिए इसे त्रिपिटक भी कहते हैं। विनय पिटक के अंतर्गत मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश बताया गया है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है और अभिधम्म पिटक से हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की धार्मिक व्याख्या की जानकारी मिलती है। तीनों पिटकों की जो भाषा थी वो पाली है। त्रिपिटक के अलावा जातक दूसरा बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है, जो 549 कथाओं के रूप में है। इससे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मिनेंडर के समय की सामाजिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से दीपवंश और महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। आगे हम देखते हैं जैन ग्रंथ। धार्मिक होते हुए भी इन ग्रंथों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। जैन
जैन धर्म ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वण, पुण्याश्रव, कथाकोश, लोक विभाग प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन साहित्य 12 भागों में विभक्त है। जैन साहित्य से तत्कालीन भारत के राजतंत्र व गणतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। अब हम देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ऐसे ग्रंथ जो किसी धर्म विशेष से संपर्क नहीं रखते या किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा गया है। इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है, कल्पना प्रधान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र। इसमें सबसे पहले आ जाता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसकी रचना चाणक्य ने 34वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ से तत्कालीन शासन व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनीति एवं कूटनीति एवं शासन प्रबंध पर यह एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। मौर्यकाल के विषय में जानकारी देने वाला यह सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। आगे हम देखते हैं मुद्रा राक्षस। इसकी रचना विशाखादत्त ने 7वीं शताब्दी में की थी। इसमें नंद राजा के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में तत्कालीन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। मालविका अग्निमित्र, इस ग्रंथ से हमें पुष्पमित्र व यवनों के मध्य युद्ध की जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की है, जो 7वीं शताब्दी में किया था। हर्षकालीन प्रत्येक प्रमुख घटना की जानकारी इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। इस ग्रंथ से मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है 12वीं शताब्दी में। ये एकमात्र संस्कृत साहित्य है। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम और देखेंगे पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। इस ग्रंथ में चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी प्रदान करता है यह ग्रंथ। आगे हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की व अपने संस्मरण लिखे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनानी वृत्तांत। यूनानी लेखकों में सबसे पहले लेखक आ जाएंगे हेरोडोटस। ये सबसे प्राचीनतम लेखक हैं, जिसे इतिहास के जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व खत्मी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डालते हैं। टेसियस ने अपनी रचना में भारत के विषय में लिखा है। सिकंदर के साथ आए हुए अनेक लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार लिखे हैं। सिकंदर के कुछ समय बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा। इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त टालेमी ने भूगोल तथा प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम चीनी वृत्तांत। तो इसमें अनेक मध्य एशियाई जातियों के परिभ्रमण का उल्लेख है, जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम सुमा चीन। चीन का प्रथम इतिहासकार था, जिसके ग्रंथ से भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। और अन्य चीनी यात्रियों में फायान, वेनशोंग, एक्सिंग की यात्रा वृत्तांत से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारत के बारे में। हुई द्वारा लिखित वेनशोंग की जीवनी व मा त्वा-लिन की रचनाओं से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं तिब्बती वृत्तांत। तो तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित तंग्यूर भी विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत में हम देख लेते हैं अल-बेरूनी, जिन्होंने तहकीक हिंद की रचना की है। अल-बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सुलेमान अल-मसूदी अन्य प्रमुख इतिहास मुसलमान यात्री हैं, जिनके वृत्तांतों से पता चलता है कि किस प्रकार मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया।
डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने अपना मत यहाँ पे दिया है कि यूनानी सेंट्रोकोटस व चंद्रगुप्त मौर्य की एकरूपता प्रमाणित हो जाने के बाद ही भारतीय तिथि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद।